वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा किसी मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, लाचारी, मिस्कीनी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूमती है। दोस्तों, जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, और तब जाकर ये कामयाबी कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बहुत शानदार और हसीन बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक और तफसीली सिलसिला एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसकी शख्सियत के बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर हम एक को देखते हैं तो दूसरा ये कहता है कि मुझ पर भी नजर कर। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। ये कोई और नहीं, मीडिया की जाने मानी हस्ती हमारे साथ हैं हौसलों की उड़ान में। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सुशील भारती जी, बहुत बहुत खैर मकदम, इस्तकबाल सुशील जी हौसलों की उड़ान में। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, मुझे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट शो में आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल, आप ही के शब्दों को लेता हूं कि इम्पॉर्टेंट, और ये शो बहुत मारूफ हो चला है। हौसलों की उड़ान, बड़ी बड़ी शख्सियतें इसमें आती हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें मेज़बानी का मौका दिया, तशरीफ़ लाए आप, और बहुत कुछ जो आपका एक लंबा सफ़र है उस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे और अपने नाजरीन तक आपकी कहानियाँ आपकी ज़बानी पहुँचाने की कोशिश मेरी करेंगे। खुशनसीबी। सुशील जी, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मुख्तलिफ पहलू हैं आपकी शख्सियत के, और जब मैं पढ़ रहा था तो जब मैंने देखा कि एक राइटर, एक जर्नलिस्ट, एक साहित्यकार और किताबों की फहरिस्त, उसके बाद मीडिया पर्सन, रेडियो, टीवी, सिनेमा और डॉक्यूमेंट्रीज़, तो मैंने कहा कि पूछूं तो क्या पूछूं। आप ही से पूछता हूं कि अगर सुशील जी खुद को अगर डिफाइन करें तो क्या कहेंगे अपने बारे में कि कौन है सुशील जी? देखिए राशिद, आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बताई हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी कोई शख्सियत हूँ, बट मैं एक अपने तरीके से जो चीज़ों को करने वाला इंसान है, मैं उसमें अपने आप को रखता हूँ। अगर मेरे बारे में आपने पूछा है तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे परिवार से एक बहुत ही अच्छा एक साहित्यिक संस्कार मुझे मिला है, और लिखने पढ़ने की आदत परिवार से, और ख़ास तौर पर मैं एक जिक्र करूं तो मेरे पिता, उनको हिंदी का बड़ा शौक़ था और वो हिंदी में लिखना पढ़ना बहुत करते थे, और बड़े साहित्यकारों के साथ में उनका उठना बैठना भी था। तो वहाँ से वो एक संस्कार जो पड़ा और वहाँ से एक लेखन की भी शुरुआत हुई। और एक बार अगर आपको किसी चीज़ का चस्का लग जाए पढ़ने लिखने का, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की तमाम किताबें जो हैं फिर वो आपके लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शक का काम करती हैं। वही हुआ, और उसी से ही एक सफ़र जो है वो चला, और उसके बाद अपनी इस यात्रा को करते हुए पहुंच गए मीडिया में, और मीडिया के बाद बहुत सारे रास्ते खुले जिनका जिक्र आपने किया है। लंबा सफ़र है, छतरा सवाली, मंजिल पे बाबू फिर भी है जाना जी। और आपने कहा कि मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो झुक कर मिलते हैं, और मैं कई बार कहता हूँ कि जो वृक्ष होता है जिस पर फल लगते हैं वो हमेशा कुछ इस तरह से, इसी अंदाज में पेश आते हैं। आपकी आमद होती है कानपुर से, औरैया क्षेत्र से, कानपुर देहात से, और दिल्ली जैसे वाइब्रेंट शहर में आपकी तालीम होती है, और वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर, और उसमें भी MCRC जो कि अपने आप में एक बहुत कहते हैं ना कि इज्जत वाला एक इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, वहाँ पर पढ़ाई करना, तालीम हासिल करना, और बड़ा एक स्ट्रगल आपके दरमियान रहा। मैंने आपकी जो बैकग्राउंड है उसका जिक्र इसलिए किया कि वहाँ से निकलकर और इस इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने आप को स्थापित करना, स्ट्रगल करना, कैसा वक्त रहा, और कौन सी ऐसी वो बात थी जिसने आपको वहाँ स्थापित होने में बहुत मदद की? जी, आपने जिस धरती का आपने जिक्र किया, औरैया क्षेत्र के पास एक गांव है साहबापुर, तो मेरा संबंध उस विलेज से है। और मेरे फादर 65 में दिल्ली आए थे, और उसके बाद हम लोगों का, मेरा जन्म कानपुर का ही है जी।
और वो दिल्ली हमें ले आए थे। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारी फिर जो पूरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली के अंदर होती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आने के कारण, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि जो एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के पास वो सब सुख सुविधाएं नहीं थीं। जी जी जी। तो उन हालातों के अंदर माता पिता ने परवरिश की, और जैसे तैसे चूँकि साहित्य का सहारा था, पढ़ने लिखने की आदत थी, तो बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि मैं MCRC मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में चला गया वहाँ पे। लेकिन चला तो गया, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ क्या होगा मेरे साथ। और वो जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संघर्ष और चुनौतियाँ जो हैं वो रही होंगी। तो मुझे लगता है कि जीवन संघर्ष और चुनौतियों के बिना तो अधूरा सा है, क्योंकि वही चुनौतियाँ, वही संघर्ष जो है वो आपको निखारते हैं, आपको सजाते हैं, संवारते हैं। तो बहुत ऐसा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि हिंदी बैकग्राउंड से निकल कर आना और एक इंग्लिश का ऐसा माहौल जहाँ पर लोग क्या ना, इंग्लिश काइंड ऑफ वो जी। स्टाइल, वो स्टेटमेंट, जी और एक व्यक्ति जो हिंदी माध्यम से निकल कर आता है बड़ा असहज महसूस करता है। जी कैसे आपने समन्वय बिठाया उस जी। दरमियान? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिंदी का जो बैकग्राउंड होता है ना, तो उसमें सिर्फ साहित्यिक या भाषा से ही लेना देना नहीं होता, वो संस्कारों की भी बात होती है। क्योंकि उस तरह का एक्सपोज़र होता नहीं है, उस तरह की चीज़ें होती नहीं है, और भाषा जो है उसमें जो भी साहित्य उपलब्ध है वो हमने बेहतर पढ़ा था। लेकिन जब आप एक दूसरी दुनिया से परिचय करते हैं, तो आपने अंग्रेज़ी का जिक्र किया, तो मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में ज़्यादातर जो है जो मेरे साथ मेरे सहयोगी जो पढ़ने वाले थे, मेरे क्लासमेट्स, तो सभी अंग्रेज़ी बैकग्राउंड से थे। तो अचानक बहुत सारे ऐसे शब्द जो आप सुनते हैं, मतलब मैंने पहली बार वहाँ सुने, और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक संघर्ष जो है वो उतरना शुरू हुआ। और मैंने उस तरह का जीवन भी नहीं देखा था कि इतना खुलापन और स्त्री पुरुष संवाद के बीच के अंदर जी जी जी। आप कैसे एक सहज बने रह सकते हैं। तो ये सब भी चीज़ें थी, क्योंकि वहाँ पार्टियाँ थीं, वहाँ रंग था, वहाँ पे हर वीकेंड के अंदर कुछ ना कुछ मतलब जलवा हुआ करता था। तो उसके बीच में कई बार आप कोप अप नहीं बैठा पाते हैं, और हम सोचते थे कि शायद सहजता और जो हमारा परिवेश है वो काम करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग थे, मैं बड़े प्यारे लोग थे जो मेरे क्लासमेट भी थे। मैं सभी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक आपके दोस्त हैं जो उस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में खुद स्टूडेंट थे और एक्टिंग की तरफ उनका बड़ा रुझान था जी और इस शो में भी वो आ चुके हैं। जी। नाम है दारिन शाहिदी। हाँ, और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। जिक्र किया, जब मैंने उनसे आपके विषय में बात की, जी। तो उन्होंने कहा कि इनकी जो लेखन क्षमता थी, लिखाई की वजह से, साहित्य की वजह से ये व्यक्ति वहाँ सस्टेन कर गया, और सस्टेन ही नहीं किया और बहुत कामयाब हो गया सिर्फ लिखने की वजह से। बहुत आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, और बहुत अच्छे प्यारे इंसान का आपने जिक्र किया, दारिन भाई। तो वो बहुत ही कमिटेड, वो एक्चुअली दौर ऐसा था कि उस समय पर अगर आप देखें तो देश को बदलने की बातें थीं। एक नौजवान के अंदर एक जो जोश होता है, एक जो जज्बा होता है कि कुछ देश के लिए करना है और सही चीज़ों को स्थापित करना है, तो उनमें से एक दारिन भाई थे। तो उनका जो थिएट्रिकल बैकग्राउंड था, तो वो तो अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट था ही, जो हमें भी बड़ा प्रभावित करता था। लेकिन जो उन्होंने जो मेरे बारे में कहा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लेखन का, तो ये वाकया ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज़ी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ वहाँ पर, और मुझे लगा कि भाई ये शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, सुधनवा देश पांडे जी। तो उन्होंने कुछ असाइनमेंट क्लास में दिए कि भाई कोई नाटक वगैरह लिखना है। तो नाटक वगैरह जो है वो अलग अलग ग्रुप के अंदर लिखे जाने थे। तो हमारा जो ग्रुप जो था, तो उसमें कुछ बहुत ही खलीफे टाइप के मतलब लोग थे। तो वो पार्क में लेट जाया करते थे और सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए, कश लेते हुए और छल्ले उड़ाते हुए, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करते थे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग शब्द भी मैंने पहली बार वहाँ सुना था। तो इतनी अंग्रेज़ी तो मुझे नहीं आती थी। तो हुआ ये कि बहुत समय बीत गया वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए, लेकिन नाटक नहीं लिखा जा रहा था। तो अचानक जब देखा कि हमारे जो थिएटर के जो टीचर जो थे, सुधनवा देश पांडे साहब, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अगर आप लोगों ने काम नहीं किया तो आप सब फेल हो जाएंगे।
जी जी। तो उसमें कुछ लोगों को घबराहट शुरू हुई, तो कुछ लड़कियां हमारे बैच में हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई सुशील, तुम तो बहुत बहुत अच्छे लिखते हो, बहुत जी अच्छे जी जी। राइटर हो, तो वाई डोंट यू ट्राई। हम्म, तो हमने कहा कि ठीक है, एक बार मैं कोशिश करके देखता जी हूँ। और आपको मैं राशिद बताऊँ कि आपको शायद विश्वास ना हो कि मैंने वो जो नाटक जो था, उस नाटक का नाम था श्यामू की किताब, जी। और वो मैंने एक रात में, एक सिटिंग में मैंने लिखा था वो नाटक। बहुत खूब। और उसका रीज़न ये था कि बचपन में जिस कॉलोनी में हम लोग रहा करते थे, तो वहाँ पर कुछ बच्चे जिनके साथ हम खेला करते थे, तो उनमें एक बच्चा होता था। तो जैसे कि बड़े लोग जो है पूछते थे कि भाई तुम्हारे फादर क्या करते हैं, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। तो जब उसका नंबर आता था, तो जो उसके पिता चूँकि शराब पिया करते थे, जी जी जी। तो वो कभी भी प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता था, और वो ज़मीन को कुरेदने लगता था नीचे नज़रें करके। वो छवि जो थी वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। क्या बात है। और वो ऑब्जर्वेशन जो था वो मैंने लिखा, और मैंने दिखाया कि भाई श्यामू जो है वो किस तरीके से एक किताब के लिए वो परेशान होता है, और कैसे पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब है उसके फादर की वजह से। दैट वाज द स्टोरी। और वो जब वो प्ले लिखा गया, तो हमारे जो टीचर जो थे, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत उन्होंने मेरी सराहना की। जी। और सभी जो मेरी क्लासमेट थे, कुछ लड़कियां मेरी बड़ी अच्छी मित्र थीं, तो उन्होंने बहुत ही कहा सुशील बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा हुआ। और वो प्ले हम लोगों ने फिर खेला भी, और जिसमें कि सफदर हाशमी साहब की जो पत्नी मलयश्री हाशमी के सानिध्य में, उनकी सरपरस्ती में हम लोगों ने वो नाटक खेला। तो ये एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ से एक ये स्थापित हो गया कि ये लड़का जो है, इसके पास एक साहित्यिक मेधा है, एक प्रतिभा है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वहाँ से वो जो सिलसिला जो है हाँ। वो जम गया, और फिर मेरे बहुत सारे जो हैं वहाँ पे मित्र जो हैं वो बने। तो एक होती है इब्तिदा और एक होती है इंतहा। वो थी इब्तिदा आपकी राइटिंग की, जी। और इंतहा हो गई है, उसके आगे भी पड़ाव आएंगे। जी। लेकिन रिसेंटली जो आपकी एक किताब आई है, मैं उसको इंतहा ही मानूंगा, क्योंकि जी, यहाँ पर अभी वो पड़ाव जी। रुका हुआ है। जी। अगर मीडिया थ्रू माय आईज, ये अभी रिसेंटली सुशील भारती जी की किताब है, जिस पर उन्होंने बेबाकी से मीडिया के कई सारे प्रसंग लिखे हैं, बहुत सारे व्यंग्यात्मक बातें भी हैं, बहुत कुछ क्या कुछ कैसे होता है मीडिया के अंदर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के अंदर ट्रैवलिंग करते हुए, और हिंदुस्तान क्या है वो अपनी नज़र से उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। जी। आपका दिल के बहुत करीब है, और जो पूरी जर्नी है शायद वो आपने उसके अंदर समेट उड़ेल दी दी है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इस किताब के विषय में बताएं, और फिर हम और भी प्रसंगों की चर्चा करेंगे। देखिए, जब मैं MCRC जामिया से जब मैं निकला वहाँ से, तो एक कंपनी हुआ करती थी, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वो सब मैंने जिक्र किया है अपनी इस किताब के अंदर कि किस तरीके से मैं गया और क्या हुआ। तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ कि जब मेरी शुरुआत हुई, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। एक नौजवान को क्या अंदाज़ा हो सकता है, अपने देश को देखने का जज्बा ही तो था सिर्फ। तो मैंने देखा कि जिस क्रू के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो अचानक उस क्रू में एक दिन पता चला कि वो जो मेरे लिए साउंड कर रहे हैं वो मुझे जामिया MCRC में पढ़ाते थे। तो मैं थोड़ा चौंक गया उनको देख करके। तो कैसे उन्होंने मुझे सहजता प्रदान की और किस तरीके से चीज़ें हुई। मैं जब दिल्ली का कला महल एरिया, जब वहाँ पे मेरी पहली फिल्म थी, तो वहाँ पे किस तरीके से मलका बेगम साहिबा थी, तो उन्होंने मुझे कैसे मदद की, और पूरे रिसर्च में किस तरीके से मदद की, और कैसे मैंने उन बस्तियों में जाकर के मैंने काम किया, तो वो जिक्र है। फिर यात्राओं की अगर हम बात करें, तो तमाम आदिवासी इलाके जो हैं वो मैंने, जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स रहे उनके अंदर मैंने देखा, बहुत बारीकी से मैंने यात्राएं की, घूमा फिरा, देखा अपनी धरती जो है भारत की, उससे मेरा परिचय हुआ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बीच में रोकने की जी। कोशिश कर रहा हूँ, उस पर भी हम चर्चा भी करेंगे। जो एक आम जन है, नाजरीन है, जो हम लोगों को, फ़र्ज़ कीजिए हमारा शो जो नाजरीन देख रहे हैं वो हैं, या आम जन है जो टीवी को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, सिनेमा को देखते हैं। एक पक्ष उनकी नज़र से है, एक पक्ष होता है एक्चुअली में जिस तरीके का हम लोग प्रोडक्शंस करते हैं, काम करते हैं, प्रिपरेशंस होती है, मुश्किलात होती हैं। इस बात का भी आपने जिक्र उस किताब के अंदर किया है। थोड़ा सा उस बात को बताने की कोशिश करें कि जो सच्चाई है पर्दे के पीछे की, पॉजिटिव भी और कई बार कुछ नकारात्मक बिंदु भी हो सकते हैं, और नाजरीन और हमारे जो व्यूअर्स हैं, आम जन हैं, उस तक ये बात पहुंचे कि एक्चुअल में मीडिया क्या है पर्दे के पीछे। देखिए, मीडिया में जो मैंने महसूस किया है कि जो लोग मीडिया में चले जाते हैं, जो लोग जम जाते हैं, तो कई बार बहुत इतना आसान नहीं होता है कि जो यंगस्टर आते हैं उनको
उस तरीके से उनका स्वागत किया जाए या उनको जज़्ब किया जाए। तो कई बार ऐसा जो है एक रुकावटें या मन के अंदर ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे ईगो, अहंकार और इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो वो ज़माना था जब कहा जाता था कि भाई अभी तुम्हें बहुत रगड़ना है, तुम्हें बड़ा कुछ करना है। तो एक युवा के लिए ये सब बातें जो है वो उसको झेल सकता है, बशर्ते कि आप उसको ये भी बताएं, साथ में उसको मोटिवेट भी करें। तो ऐसे इनिशियली बड़े सारे मेरे साथ भी अनुभव हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इस शो को सुन रहे हैं कि अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं कि जो आपको हतोत्साहित करेंगे, जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, जी बिल्कुल, और आपको काम नहीं करने देंगे, और आपका क्रेडिट जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, आपसे फिल्म बनवाएंगे, आपका नाम नहीं देना चाहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उठापटक मीडिया के अंदर चलती है। और जहाँ तक पैसे की बातें हैं तो कई लेवल पर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बट एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि अगर आपके पास धैर्य है, सब्र है और सही समय का आप इंतज़ार कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ छोटा सा कि एक हमारे कैमरामैन साहब थे। तो मैं एक स्टोरी शूट कर रहा था और वो अचानक दिल्ली का जो कमानी ऑडिटोरियम है वहाँ पे मैं कर रहा था। तो अचानक मैंने देखा कि एक आवाज़, बड़ी बुलंद आवाज़ जो है वो गूंजी और उसमें मतलब बड़ी डांट डपट थी उस आवाज़ के अंदर। तो मैं समझ नहीं पाया कि अचानक क्या हुआ। तो पता चला कि मुझे सब लोगों ने ताकीद किया कि भाई ये आवाज़ आपके लिए थी। तो मैं चौंक गया। मैंने सोचा भाई ऐसा क्या हो गया। हालांकि उनको ये पच नहीं पा रहा था कि एक यंग लड़का डायरेक्टर कैसे हो सकता है। तो वो इस बात को नहीं पचा पा रहे थे, इसलिए वो अपने ईगो में जो है कूढ़े जा रहे थे। जी 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 जी। बहरहाल मैंने उसको सहा और मैंने फिर उनसे थोड़ी सी दूरी बनाई। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वही शख्स जो है वो मेरी परीक्षा अक्सर लिया करते थे। वही शख्स एक बार वो एक फिल्म बना रहे थे, बनारस के ऊपर फिल्म थी और उसमें वो फंस गए और उनको मेरे पास ये कह कर के आना पड़ा कि अब इस फिल्म को कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, आप मदद करिए। तो मैंने ये सीखा अपने जीवन में कि अगर आपके पास राइट अप्रोच है और आपके पास धैर्य है तो आप बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने व्यक्तित्व से झुका सकते हैं। अच्छा, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक तो तरीका ये हो सकता था कि रिएक्ट करके मैं उनको पलट के कुछ कह देता तो वो बदतमीजी हो जाती, जो कि मेरे संस्कार नहीं थे। उन्होंने जो किया, आई टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने उनकी मदद की। वो आए मेरे पास, बहुत सारे और कंपनी में डायरेक्टर्स थे, सबने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। और मुझे आकर के मेरे सीनियर डायरेक्टर ने कहा भी कि तुम अगर इनका काम करना तो इनसे पैसे लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो मैं इनका काम कर दूंगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उसी सेम शख्स ने मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बाद में उसी शख्स ने दिलवाया भी। मेरा नाम उन्होंने रिकमेंड किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास धैर्य है, सब्र है और मेहनत है तो निश्चित रूप से आप अपने विरोधियों को भी आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। धार्मिक शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो आपने सब्र की जो बात की है, इसको इस तरह से कहा जाता है कि इन अल्लाह मा साबिरीन। और जो सब्र है ना, ये बहुत टॉप लेवल का जो पेशेंस होता है उसकी बात होती है। और उसके आगे ये भी कहा गया है कि अगर आप करेंगे इस सब्र को तो जो ऑलमाइटी है वो इज्जत के साथ, जिसने आपको बेइज्जत किया है वही आपको इज्जत के साथ आकर मुकाम देगा। तो वो वाकई आपके साथ गुजरा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और किताब में की तरफ ही चलते हैं। और आपने प्री शो में हमने डिस्कशन किया कि किस तरह से आपको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था, कि आप किस तरह से अपने देश को देखें, अलग अलग संस्कृतियों को देखें। और ख़ास तौर पर जो जिक्र आपने किया किताब के अंदर छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, जनजातियों का, उनके जीवन का, उनकी परंपराओं का कुछ लम्हे, कुछ चीज़ें हम ज़रूर मीडिया में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन आपकी नज़र से ज़रा उस पर रोशनी डालें कि क्या है एक पहलू हिंदुस्तान का। देखिए, मैं सबसे पहले तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं मीडिया में आया और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि शायद मैं अगर मीडिया में ना आया होता तो मैं इतने खूबसूरत जो वाक़यात मेरे साथ घटित हुए हैं तो शायद मैं उनसे वंचित रह जाता। तो मेरा शुरुआत से ही ऐसा होता था कि मैं जीवन के सौंदर्य को ऐसी जगह पे देखूं जहां जीवन की सहजता है,
जहाँ सामान्य लोग हैं। बड़े लोगों में तो सुंदरता सबको दिखाई देती है। तो मेरा एक जेन्युइन एक इंक्लिनेशन था, आप ये कह सकते हैं। तो जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला ये करने के लिए, एक संस्था थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो तो जब मैं गया तो उन उन इलाकों के जब मैं अंदर गया तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था ये वहाँ का सौंदर्य देख करके कि जैसे आदिवासी युवतियाँ जो हैं, क्योंकि मैं भी उस समय ज़माने में यंग था, तो किस तरीके से वो बहुत सुंदर तरीके से बालों के अंदर मतलब बालों का जूड़ा बनाती थी और उसके अंदर वो जंगली फूल जो हैं लगाया करती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे देख करके तो ये सब जो है। वहीं जो है मैं कह सकता हूँ कि जो टीमें हमारे साथ जाया करती थी तो वो कुछ और भी देखा करती थी, जो कि मैं नहीं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ उसका। जी जी जी। तो मैंने देखा कि हमारी जो आदिम संस्कृति है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही समृद्ध है और उनके पास जीवन का हर दर्शन है, उनके पास जीवन को जीने की पूरी शैली है। और आप एक प्रोग्रेसिव अप्रोच की बात करते हैं तो बस्तर के अंदर एक उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा है घोटुल, जिसमें कि वहाँ के जो नौजवान और युवतियाँ जो हैं वो अपना जीवन साथी स्वयं चुनते हैं और उसमें गांव के बाहर एक ऐसा आयोजन किया जाता है। हाँ, झोपड़ी नुमा एक बंगला टाइप का बना दिया जाता है जहाँ पे कि उसके मुहाने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठता है और जब वहाँ के बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो आते हैं, शाम को वक्त बजाते हैं, गाना गाते हैं, झूमते हैं, है नहीं, और एक दूसरे का ख्याल करते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। और अगर कोई उसमें किसी से गलती हो भी जाए तो वो आकर के मुखिया जो बाहर बैठा हुआ है उसको बता सकता है, तो उसको जो भी दंड स्वरूप जो दिया जाता है वो उसको करना होगा। कहने का अर्थ ये है कि आपको जीवन में अपने जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता आपके पास है नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, महिलाओं के साथ ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ बंधी हैं तो ज़बरदस्ती उसके साथ हैं, तो उसका पूरा होल्ड है नहीं। मैंने ऐसी आदिवासी महिलाओं को भी देखा है कि जो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से बात किया करती थी, तो मैं बड़ा उनसे प्रभावित होता था। मैं और बड़ा एक सुंदर सा एक वाकया करता हूँ कि जब मैं इन इलाकों में ये फिल्में करता था तो ये पता चला कि जो शादी की एक आदिवासी एक प्रथा थी कि अगर किसी महिला को आपको रिझाना है, अगर कोई पसंद है तो आप उसके पास जाएंगे और उसके घर के बाहर बैठेंगे और आप उसको गीत गा कर के प्रभावित करेंगे और आप अपने साथ एक शराब का एक मटका लेके जाएंगे, जो भी उनका आपका लोकल वो है, तो और अपने मित्रों के साथ जाकर के गाएंगे या उसको प्रभावित करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और वो पहली बार में नहीं मानेगी तो दूसरा मटका लेके जाएंगे, तीसरा, चौथा, जो भी आपकी कैपेसिटी है। और मान लीजिए कि आपके 10-12 मटके खर्च हो गए इस प्रोसेस में, तो जब वो लड़की जो है वो ये समझ जाती है और या उसका पिता ये समझ जाता है कि ये मेरी बेटी को बहुत शिद्दत से ये मोहब्बत करता है, तो वो राज़ी हो जाता है। तो अब वो जो 12 मटके खर्च हुए हैं तो वो पिता को, लड़की के पिता को बारात को पिलाने पड़ते हैं। तो ये जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा मज़ा आया इसको करके कि भाई ये तो बड़ा कमाल की बातें हैं ये। अच्छा, रिझाने वाली जो आपने बात कही, योगेश जी आए थे हमारे यहाँ पर और योगेश भाटिया जी और आपकी ही कुर्सी पर विराजमान थे। ही इज़ अ फोटोग्राफर ऑफ स्पेसिफिकली इन जंगल्स। तो उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से चिड़ियाएं और जो चिरिंदे परिंदे होते हैं या जानवर होते हैं उनमें ये परंपरा होती है, प्रवृत्ति होती है अपने पार्टनर को रिझाने की, शादी करने की। तो ये वहीं से कुछ आता है शायद। नहीं, वो तो बिल्कुल देखिए प्रकृति का तो वो तो हिस्सा है, वो तो अभिन्न अंग है। अगर उनको आप देखेंगे तो वो अपना इलाज भी स्वयं करते हैं और वो तो पूरा अपने आप में उनका अपना एक कंप्लीट ज्ञान है कि भाई उनके पास कि जिसके माध्यम से वो आज से नहीं हज़ारों साल से अपनी विरासत को लेकर के चल रहे हैं वो, तो है नहीं। तो बड़ा मुझे मज़ा उसके अंदर आता था। तो ऐसे बड़े सारे सुंदरता की आपने एक चर्चा और की थी सुंदरता की कि मान लीजिए कि हेमा मालिनी है या माधुरी दीक्षित हैं, मतलब खूबसूरती के जो पर्याय हैं भारतीय सिनेमा के, एक सुंदरता वो और उनके इतर भी सुंदरता हो सकती है हिंदुस्तान के अंदर। जी, तो ये भी आपने जिक्र किया था। देखिए अपना अपना सौंदर्य बोध है। अब बहुत सारे लोग जो है मुंबई की जो मुंबईया जो हीरोइनें हैं तो उनके गालों पे वो मर मिट सकते हैं, यानी उनकी सुंदरता के बहुत सारे लोग कायल हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे कभी इतना ज़्यादा ऐसा इन चीज़ों ने प्रभावित नहीं किया और मुझे हमेशा जो है
जो जीवन की सहजता है, ये एक जो आदिम जीवन के अंदर एक सुंदरता है, तो मुझे तो उस आदिवासी नवयुवती के अंदर भी वो उतना गहरा सौंदर्य नज़र आता है कि जो शायद हमारी जो हीरोइंस हैं बड़ी बड़ी, इनके अंदर मुझे नहीं आता है। क्योंकि वहाँ जो है, वहाँ प्रेम अपने आप अपने रूप में है, पूर्ण रूप में है, उनका जीवन जो है, और वहाँ कोई बनावटीपन नहीं है, कोई पाखंड नहीं है नहीं, और वो बहुत जीवन में रचे बसे हैं। उनको देख करके आपको बड़ा अच्छा फील आता है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं एक फिल्म कर रहा था श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, एक जगह है आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक जगह है ये, तो वहाँ पे एक सवारा ट्राइब है। तो जब मैंने उस फिल्म को किया, तो जब मैं रात को जब मैं निकलता था जीप लेकर के, तो एक शादी हुई थी और उसमें उन कुछ नौजवानों ने कुछ बांसुरी बजाई, कुछ मिल करके कुछ डांस और इस तरह का कुछ आयोजन हुआ था। मैं बता नहीं सकता था कि वो जो संगीत है वो आज तक मेरा पीछा करता है। और जब जीप आगे बढ़ रही है और रात, चांदनी रात है और चंद्रमा साथ चल रहा है, और उस पहाड़ी रास्ते से आप गुजर रहे हैं, और अरे सर, मैं इस बार की नेकी दिलाए हर दिल को एहसास कि वो है हमारा खास। अपनों के लिए प्रभु जी लच्छा, प्रभु जी लच्छा, नेकी मुबारक है, और वो संगीत आपका पीछा कर रहा है। तो उस आदिम संगीत में कहीं ना कहीं वो पवित्रता है, वो डिविनिटी है। तो उसके आगे ये मतलब मुझे हमेशा से फीका लगता रहा है। संगीत आपका पीछा करता है, तारों की बारात है, चांदनी रात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सौंदर्य बोध की जो आपने बात की, तो नजर की बात है जी, बिल्कुल। वो सौंदर्य हो सकता है आपको माधुरी दीक्षित में दिखे, या वही सौंदर्य हो सकता है आपको एक आदिवासी लड़की में भी दिखे, बिल्कुल, या किसी पक्षी में दिखे, या किसी शेर में दिखे, या किसी जंगल में दिखे। और वो यूं कहते हैं ना कि कौन सी जहाँ है जहाँ नहीं जलवाए माशूक, कौन सी जहाँ है जहाँ नहीं जलवाए माशूक, शौक दीदार है तो नजर पैदा कर। तो शायद वो नजर आपको डिवाइन शक्ति की तरफ से मिली, और आपने इतने इतने दीदार किए इस प्रकृति के और सौंदर्य के, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक वाकया और आपका कि जब एमसीआरसी में थे तो एक वाकया और हुआ था, क्योंकि हम जब सफ़र में होते हैं जी, तो कुछ नकारात्मक लोग भी मिलते हैं जो आपने चर्चा की, लेकिन कुछ ऐसे भी फरिश्ते मिलते हैं जो आपको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, और किसी न किसी मोड़ पर आपको सबक देते हैं। जी, मैं बिल्कुल जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी था, सीधा सिंपल, मुझे पता नहीं था, सिर्फ मैं जो उपन्यास, कहानियाँ और कविताओं से मेरा ताल्लुक़ था। तो जब मैंने लिया, मैं एक्चुअली जेएनयू जाना चाह रहा था। जी जी। जेएनयू मतलब उस दौरान में ये लगता था कि भाई नौकरी मिले, कुछ ना कुछ तो करें, तो इस तरीके से अपने जो भी चीज़ें होती थी वो मैं किया करता था। तो जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ पे भी मेरा एडमिशन हो गया, तो मैंने जाकर के एडमिशन ले लिया, और मैंने मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर का भी मैंने एंट्रेंस दिया था, प्रवेश परीक्षा दी थी, तो वहाँ हो गया। अब हो तो गया, लेकिन अब उस ज़माने में पैसे वैसे तो होते नहीं थे, है नहीं, और पिताजी जो है वो सब बड़े हम्बल बैकग्राउंड से, तो एक शिक्षक की तनख्वाही क्या होती थी, तो उस ज़माने में 6,500 रुपये फ़ीस जमा करनी होती थी कि भाई आपको एडमिशन लेना है, तो वो 6,500 रुपये आपको जमा करने हैं। तो वो जो पैसे जो थे वो नहीं थे, तो वो पैसे नहीं थे, तो मैं जा कर के उदास बैठा हुआ था नीम के पेड़ के नीचे। तो हमारी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, मैं उनका नाम जिक्र लेना चाहूँगा अगर वो मुझे सुन रही हैं, तो माजदा असद साहिबा, तो उन्होंने मुझे ऊपर से बुलवाया। उन्होंने कहा भाई सुशील नीचे बैठा हुआ है, इसको बुला के लेके आओ। वो मुझे जानती थी, बहुत प्यार करती थी, और मैं बड़े सारे काम जो हैं विभाग के मैं किया करता था, और वो जानती थी कि हमारा विभाग का ये टॉपर है, क्योंकि मैं प्रीवियस में मैंने टॉप भी किया था। तो उन्होंने जब बुलाया तो मुझे उन्होंने बधाई दी कि भाई बहुत बहुत बधाई तुम्हें कि भाई तुम्हारा एडमिशन हो गया जामिया में। और उनकी बेटी जो थी वो भी वहाँ वो कोर्स करके निकल रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अफशा बता रही थी कि आपका एडमिशन हो गया है वहाँ पे। तो मैं चुप। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम्हें खुशी नहीं हो रही, तो मैं फिर भी चुप। तो उन्होंने कहा कि भाई भाई बड़े सिलेक्टेड लोग हैं और योर नेम हैज़ अपीयर्ड और आपने क्रैक किया एग्ज़ाम। तो मैं फिर भी चुप। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात है क्या? तो मैं कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना, तुम घर आना। तो मुझे उन्होंने बुलाया, तो वो कहीं मयूर विहार या अशोक नगर की तरफ वो रहा करती थी। तो मैं गया शाम को, बोले कि यहाँ से फ्री होकर के शाम को आना तुम। तो मैं पहुँच गया। तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने वो पैसे जो थे फीस के वो उन्होंने दिए मुझे, और वो पैसे लेकर के मैंने एमसीआरसी में एडमिशन लिया।
तो लोग मतलब कई बार मुझे लगता है कि बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, तो कई बार लोग फरिश्ते बन के आपकी लाइफ में आते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं से ऐसा आभास जरूर हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे शायद पढ़ लिया था कि कोई तो बात है। क्योंकि ये बात तो आपने उनसे कही नहीं, हाँ, जिक्र तो मैंने आपने मैंने किया उनको नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने शायद ये पढ़ लिया था और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नहीं। उनका आंखों कि में आपकी अश्क थे क्या? हाँ, ये मैं उस समय पे तो मैं बड़ा भावुक हो गया था और ये मतलब एक उसकी जी जी जी। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत इस वक्त भी याद करते हुए उस दौर को सुशील भारती जी यहाँ भी भावुक हुए हैं, लेकिन ये भावुकता कामयाबी के मुकाम पर है। बहुत बधाई आपके पूरे जिंदगी में बहुत सारे जी। लोग आपको मिलते हैं, जी। लेकिन कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि जो बिन कहे आपको समझ जाते हैं। जी। तो शायद उनमें से वो सिफत थी और एक मदरली फीलिंग थी उनकी। तो मैं बड़ा याद करता हूँ। मुझे अभी पता नहीं है कि वो कहाँ किस कंट्री के अंदर है। मैंने सुना था बाद में कि शायद किसी कंट्री के अंदर वो चली गई हैं, वहीं शिफ्ट हो गई हैं अपनी बेटी के साथ में। तो यह है कि जीवन में खूबसूरत लोग हैं, जीवन में अच्छे लोग हैं। अगर आप अच्छा करते हैं तो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो कहते हैं ना महारतें हैं, तो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग उसमें एक बड़ी आपकी एक महारत है। तो मुझे थोड़ा नाजरीन के नज़रिए से भी, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ की बात बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एक है मेन स्ट्रीम सिनेमा, एक है प्रॉपर टीवी चैनल्स मीडिया, और एक है डॉक्यूमेंट्री मेकिंग। डॉक्यूमेंट्री मेकिंग पे थोड़ी सी रोशनी आप डालें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि आपका रिसर्च वो बड़ा उम्दा होना चाहिए। बहुत डूब करके आप कोई भी काम करें तो बहुत डूब करके करें। मैंने एक खबर पढ़ी थी एक मैगज़ीन के अंदर कि आगरा के पास एक गांव है दिगनेर, और वहाँ की महिलाएं और बच्चे तक शराब पीते हैं। अब ये बात मेरे दिमाग में ऐसा अटक गई कि अब तक सुना था कि भाई पुरुष शराब पीते हैं, लेकिन ये महिलाएं और बच्चे क्यों पी रहे हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं चला गया, और जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने जो हालात देखे, जो मैंने पाया, तो ये बात सच निकली। और जिसने भी रिपोर्ट किया था तो मुझे लगा कि तो बड़ा अच्छी स्टोरी है। मैं आया, मैंने अपने प्रोड्यूसर से इस बारे में बात की कि इस पर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। तो रीज़न ये था कि उनके गांव के बाहर ही कच्ची शराब का ठेका, कुछ एक शराब माफिया थे, तो उन्होंने कुछ जगह जगह कर दिया था। तो पहले लोग गांव के पुरुष शराब पीते रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कोई कभी किसी महिला को पिला दिया होगा, तो महिलाएं धीरे धीरे करके वो पीना शुरू कर दिया। अब महिलाओं ने अनाज बेचना और शराब पीना ये शुरू कर दिया। उनके देखे देखे बच्चों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। तो पूरा गांव जो है शाम को टल्ली होता था। तो ये जो कहानी जो थी, तो ये कहानी एक टीचर थे तो जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी, तो उनका नाम था चंद्रभान तोमर। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और बड़ा ज़बरदस्त एक फिल्म ये जो शायद है। वो क्षेत्र है धौलपुर और उस तरफ का, राजस्थान से लगता हुआ। धौलपुर तो अलग से हो गया, लेकिन ये शमशाबाद रोड पर एक जगह है। अच्छा। एक जी, विलेज है, जी, कोई जी। मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर रहा होगा आगरा से आगे की तरफ। तो वो मैंने जो स्टोरी है वहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट्री है की। तो मैं बताऊँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है रिसर्च। रिसर्च अगर आपका सॉलिड है और आपका कमिटमेंट है, तो डॉक्यूमेंट्री की जो पहली शुरुआत एक तो वहाँ उससे होती है। दूसरा ये है कि आपकी जो टीम है, वो हर टीम, हर कैमरामैन, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होती है। आपकी नज़र ये भी होना चाहिए। तो जब आप काम करते हैं तो इतने भी आप अच्छे से एक टीम अच्छा बनाइए। टीम के साथ हमेशा आप बहुत अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि मैं उन डायरेक्टर्स में रहा कि मैंने कभी ये नहीं किया कि अपने लाइट बॉय को दूर बैठा करके खाना खिलाया। अगर मैं किसी ढाबे पे रुका हूँ, किसी रेस्टोरेंट पे रुका हूँ और हम ऑन द वे हैं, तो मैं अक्सर उनके साथ मैंने खाना खाया है, उनके साथ ही मैंने ट्रैवल किया है। और किसी की भी छोटी से छोटी परेशानी भी क्यों ना हो, तो उसको तुरंत वहीं पर एड्रेस किया है। जैसे आगरा में जब मैं दूसरा एक प्रोग्राम कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक साउथ इंडियन लड़का था, तो उसने कहा कि माइक कल से काम नहीं करेगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोडक्शन कंट्रोलर है वो मेरे का ड्रिंक्स नहीं दिया, मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाया मेरे को। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया ऐसा है अपने प्रोडक्शन कंट्रोलर को कि भाई इसको जितना ये पिए ना इसको पिला दो। बोला अरे वो बजट का ऐसा। मैंने कहा वो कुछ नहीं है,
अभी जो है ना, अगर इसने साउंड गड़बड़ कर दिया, गर्मी का टाइम है, उसको भी कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। हाँ तो नहीं, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका वर्क। तो अगर इसने साउंड, अगर टीम का हौसला ही नहीं है, टीम को ये बिलोंगिंगनेस नहीं है, टीम को ये फील ही नहीं है, तो आप काम नहीं कर सकते। और जब आप फील्ड के अंदर होते हैं तो आप चौकन्ने रहें। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं श्रीकाकुलम का, मैंने डिस्ट्रिक्ट का मैंने जिक्र किया, तो इसकी रिसर्च एक हैदराबाद की लड़की ने की थी, जिनका नाम अरुणा रामाकृष्णन था, जो कि मुझे विशाखापट्टनम से और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ गया था, और वहाँ जाकर के फिर हम ऑन फील्ड गए थे। तो उन्होंने इस सवारा ट्राइब पे उन्होंने रिसर्च किया था, बट उन्होंने कापू सवारा पे ट्राइब पे रिसर्च किया। जब मैंने वहाँ लोकल्स में बात की तो वहाँ पे कोंडा सवारा और मला सवारा भी उनकी एक ब्रांचेस थी। तो कहने का अर्थ यह, यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट कि भाई, मैंने फिर प्रोड्यूसर को फ़ोन किया कि सिर्फ कापू सवारा पे फिल्म बना करके एक आधा अधूरा काम होगा, तो मैं आई माइट स्टे 2 more days, तो मैं 2 दिन और मैं टीम के साथ लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आधी अधूरी फिल्म नहीं चलेगी, बिकॉज वो ट्राइबल मिनिस्ट्री के लिए मैं फिल्म कर रहा था। तो पॉइंट ये है कि आपको निरंतर ऑन फील्ड बातचीत करते रहना है, फील करते रहना है और प्रेजेंट रहना है उस मोमेंट पे। लोगों ने, जब मैंने किताब लिखी, लोगों ने मुझसे पूछा कि यार इतनी सारी घटनाएं आपको याद कैसे रही, बाकी तो आप चीज़ें भूल जाते हैं। मैंने कहा ये मेरा काम था, इसलिए मुझे याद रहा। जो भी मैंने किया तो वो मुझे इस वजह से याद रहा क्योंकि मैं उसके अंदर मैंने डूब करके काम किया, है नहीं। तो ये कुछ ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है, मैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो मानवता का जो एक भाव है जी, वो ज़्यादा है चीज़ों के अंदर, वो शायद वही आपको मुख्तलिफ कर देता है। देखिए, टेक्निकल जो है, आप अपने टीम पर, जो टेक्निकल टीम है, उन पर आपको भरोसा जताना होगा और उनको फ्री हैंड देना होगा, लिबर्टी देनी होगी। अगर मैं अपने कैमरामैन को राइट बैलेंस बताना शुरू कर दूं कि भाई वाइट बैलेंस कैसे करें, मैं उनको अगर टोन बताना शुरू कर दूं, मैं सिर्फ ये तो बताऊंगा कि ठीक है भाई, मुझे थोड़ा अर्धी टोन चाहिए, मुझे इस तरह के शॉट्स चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये तो मैं बताऊंगा। तो दो आई कैन टेल, बिकॉज आई एम ट्रेंड, MCRC में सारी चीज़ें सिखाई जाती थी वहाँ पे। क्रिकेट की भाषा में इसको यूँ कहते हैं, जब कोच आता है ना, इंटरनेशनल टीम के साथ कोच की अपॉइंटमेंट होती है, तो वो कहते हैं कि दे आर द इंटरनेशनल प्लेयर्स। अब मैं इनको क्रिकेट बैट पकड़ना तो नहीं सिखा सकता, ना बॉल की शाइन नहीं सिखा सकता, क्रिकेट की जो बेसिक बारीकियां हैं वो मैं नहीं सिखाऊंगा। मेरा काम है इनको साइकोलॉजिकल ट्रेन करना, वो माहौल देना, वो लीड करना। तो वही बात आप शायद कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको, अगर आप एक अच्छी टीम, एक अच्छे पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट टेक्नीशियन को अगर अपने साथ रखते हैं, चाहे वो साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, जैसे मैं आपको जिक्र करूं कि मैं एक फिल्म कर रहा था, डिवाइन ग्रेस डिसेंट्स ऑन होली लैंड, मैं ऋषिकेश के पे मैं कर रहा था। वहाँ पे कामाक्षी टेम्पल जो था उसकी फिल्म थी, और ऑस्ट्रिया से काफ़ी लोग आए हुए थे, साउथ से लोग आए हुए थे, तो टेम्पल का कुंभाभिषेक था। तो वहाँ पे 2 साउथ इंडियन जो कैमरामैन साहब और जो वो थे, वो क्यों मैंने लिया उनको, क्योंकि मुझे पता था कि साउथ से हैं तो वहाँ पर उनके मृदंग, नागस्वरम और ये सब जो है तो उधर वो रिलेट कर पाएंगे। तो और वाकई वही हुआ कि जो साउंड उन्होंने किया वो बहुत ही गजब का था, है नहीं। तो आप उनकी प्रतिभा पर डाउट मत करिए, उनको हौसला दीजिए, है नहीं। अगर आप उनको बोलेंगे भाई थोड़ा ट्रेबल बढ़ा दे, बेस थोड़ा ऊपर कर, नीचे कर, वो कहेगा अच्छा मुझे सिखा रहा है, तो कहेगा अच्छा ये दिखा रहा है कि फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड ऑल दैट। सो बी फ्रेंडली विद देम, है नहीं। और उनके साथ जो एस्थेटिकली काम करिए, एस्थेटिक जो है ना उस पर ध्यान दीजिए कि भाई शॉर्ट्स के अंदर ये कोई बात हुई, है नहीं, ये कोई बात हुई, है नहीं, तो उस पर तो मज़ा आएगा। अब मान लीजिए कि मैं एक शहरिया एक ट्राइब है ग्वालियर के पास, तो एक महिला जो थी उसने पैर के अंदर चांदी का बहुत मोटे मोटे उसने कड़े पहने हुए थे पैरों के नीचे, यहाँ पे फुट पे। तो जब वो चल रही थी ऐसे, तो मैंने अपने कैमरामैन को कहा कि मुझे एक ये शॉट दे सकते हैं कि ये चल रही है और आप कैमरा लेकर के इसके साथ साथ चलें। तो उनका हाथ जो था इतना सधा हुआ था कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने शॉट दिया। और जब मैंने उसको स्लो मोशन किया तो वो आदिवासी महिला का पैर जब मैंने रखा तो उससे दैट्स हाउ आई बिगिन माई फिल्म, तो बड़ा गजब का एकदम इम्पैक्ट हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आप एस्थेटिकली चीज़ों को सोचते हैं और उनको अगर आप बताते हैं
तो उनको भी एक नज़र पता लगती है और उनका भी दिमाग चलता है कि वाह यार, आई एम वर्किंग विद सम टैलेंटेड पर्सन। तो उनको तब मज़ा आता है चीज़ों का। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, ये तो अगर करेंगे तो अच्छा, कंफ्यूजन सा है। हम जिस वक्त एजुकेशन ले रहे थे उस वक्त ये कहा गया है डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के लिए कि डॉक्यूमेंट्रीज में ये किया जाता है कि पहले शॉर्ट्स ले लिए जाते हैं, और जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें था कि पहले राइटिंग होती है। तो इसको ज़रा फ़र्क को थोड़ा सा मुख्तसर से लम्हे में बता दें कि देखिए, या दोनों ही तरीके हैं डॉक्यूमेंट्री बनाने के। देखिए, ये जो लोगों ने धारणा बनाई है कि पहले शॉर्ट्स ले लिए जाते हैं, तो ऐसे एक प्रोड्यूसर थे, वो मुझसे कहते थे कि भाई ये प्रोजेक्ट है और तू चला जा और बढ़िया बढ़िया शॉट ले लियो, बढ़िया बढ़िया शॉट ले लियो। तो मैंने पूछा कि, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय बढ़िया बढ़िया शॉट है, क्या लूँगा मैं बढ़िया बढ़िया शॉट? तो मुझे लगता है कि ये वो लोग करते हैं कि जो लोग जिनको फिल्म मेकिंग के बारे में अंदाज़ा नहीं है, वो क्या करते हैं कि रैंडमली वो जाकर के ऑन फील्ड शूट करना शुरू कर देते हैं, नो मैटर कि वो क्या शूट कर रहे हैं, अंधाधुंध वो शूट करके लेके आ जाते हैं। और हर बात में ये कहते रहते हैं कि भाई एडिटिंग टेबल पे संभाल लेंगे, एडिटिंग टेबल पे संभाल लेंगे। ये शब्द जो है ना, बड़े चलताऊ से कुछ डायलॉग जो है चलते रहते हैं। गलत, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलत। आप पहले रिसर्च करिए, फिर आप एक फ्लो चार्ट बनाइए। यस, फ्लो चार्ट बना करके आप कल्पना करिए कि आप फिल्म को शुरू कैसे करेंगे, आपका नैरेटिव क्या होगा, आपकी फिल्मों के बाद में सीक्वेंसिंग क्या होगी, कहाँ से क्या किस तरीके से होगा, कौन सी चीज़ कहाँ रखेंगे, और आप लास्ट में कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसका फ्लो तो दिमाग में होना चाहिए ना, वरना बताएंगे क्या आप खाक। तो अपनी टीम को ही अगर आप डील नहीं कर पाएंगे, टीम को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई आपको ऐसे करना है, और उस सिचुएशन में आपको वो फिर बताएंगे कि एक सिनेमेटोग्राफी के एंगल से वो बताएंगे कि अच्छा, मैं ये कहानी है तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। ये महिला है, ये आदिवासी महिला है, और इसका पति जो चला गया है, और ये अकेले बलबूते पर ये जंग लड़ रही है। तो अब उसके जो शॉट्स हैं उसके दिमाग में, उसको आपने उसको ब्रीफ किया तो उसको चलना शुरू हो जाएगा उसका दिमाग उस तरीके से, है नहीं? तो अब उसका मूड्स को लेगा, अलग तरीके से लेगा। तो इस तरीके से है, आप रैंडमली ये नहीं कर सकते कि जाकर के ऑन फील्ड जाकर के कुछ भी शूट करना शुरू कर दिया। और ऐसे आते हैं, बिकॉज मैं इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का फेस्टिवल डायरेक्टर भी हूँ, और बड़े सारे लोग जो है एंट्रीज भेजते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई सुशील जी, मैं अभी इजिप्ट गया हुआ था, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। अब वो कार में बैठे हुए हैं और कैमरा उन्होंने लिया हुआ है, और वो पूरा पता नहीं क्या शूट करके उन्होंने भेज दिया। एक दिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़ी इनकम टैक्स ऑफिसर रही हैं देश की, है नहीं? तो वो आई, तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा सॉरी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम है, और आपने जो डॉक्यूमेंट्री भेजी थी बहुत ही वाहियात थी। और मैंने उनके सामने ही कह दिया, उनको बड़ा बुरा लग गया कि, और मैंने कहा मैडम, अगर आप इसमें शौक़ रखती हैं तो आप थोड़ा सा सीखिए और आप समझिए कि उसका कोई इन पॉइंट होता है, आउट पॉइंट होता है, और किसी भी शॉट्स को लेने का कोई पर्पस होता है। ऐसे नहीं आप कर सकते। तो वो दोबारा फिर आई नहीं मेरे पास। थोड़ी सी बात अब, क्योंकि मीडिया की आप बड़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं, और हर तरीके की मीडिया का आप एक्सपीरियंस रखते हैं, टीवी, रेडियो, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग और राइटिंग, साहित्य, सब कुछ। फिल वक्त जो एक मीडिया है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया और एक अब एआई का ज़माना, सोशल मीडिया, इसका फिर एक मुस्तकबिल, किस तरीके से आप देखते हैं, इस पर रोशनी डालिए, कैसा कंपैरिजन है और क्या इसका भविष्य आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मीडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही शानदार फ्यूचर है, बशर्ते कि आपके पास वो बेस हो, वो मजबूती हो। आपने किसी भी दौर में आपने अपना काम शुरू किया हो, लेकिन आप अपने काम के माहिर होने चाहिए। अगर आप अपने काम के माहिर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं गच्चा खाते रहेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको ऊपर उठाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो आपको गिराने के लिए पहले से तैयार बैठे हुए हैं, शिकार की तलाश में। हाँ, शिकार की तलाश में रहते हैं। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि आपको एक तो अपना बेहतर तरीके से अपने फन में माहिर होना चाहिए, अपने फन के अंदर आपको माहिर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आज लोग एआई से भयभीत हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई वो नौकरियां खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा गोल्डन टाइम है। कैसे गोल्डन टाइम है? आज मैं किसी भी स्क्रिप्ट का एक प्लॉट बनाता हूं, कोई भी मैं डॉक्यूमेंट्री का कुछ भी मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूं और मैं एआई को देता हूं, तो वो मुझे 10 चीज़ें और बताता है, उस पर्सपेक्टिव को मुझे खोलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि चीज़ें और बेहतर हुई हैं। जैसे ह्यूमन माइंड का,
लेकिन करना तो इंसान को ही पड़ेगा ना। अब एआई तो अपने आप तो करेगा नहीं कि भाई सारे लोग जो हैं, अभी बीच में मैं एक ऐड देख रहा था कि भाई एआई से बड़े लोग परेशान हैं। तो भाई एआई नहीं नौकरियां खा रहा है, नौकरियां वो लोग खा रहे हैं जो एआई का बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं। सो यू हैव टू बी चेंज बाय द टाइम। जैसे मैं आपको बताऊं कि जिस समय पे हमने शुरुआत की तो उस समय पे यूमेटिक लो बैंड कैमरेज हुआ करते थे। जैसे आज तो बड़े हाईटेक कैमरेज हैं और सब उस पर शूटिंग होती है। बिल्कुल। तो कैमरा अलग होता था, रिकॉर्डर अलग होता था, और अगर कोई भगदड़ वाली स्थिति है तो दोनों लिपट के गिर भी जाते थे, है नहीं, क्योंकि बीच में वायर होती थी, है नहीं। तो उसके बाद यूमेटिक से फिर हाई बैंड पे आए, और यूमेटिक हाई बैंड से फिर बीटा पे आए, बीटा एसपी, और उसके बाद फिर डीवी कैम से मिनी डीवी से धीरे धीरे करके अब चिप पे आ गए, और पता नहीं अब तो क्लाउड पे, और अब तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि टाइम के साथ हमने स्वयं को बदला। जो लोग नहीं बदल पाए उस ट्रांजिशनल फेज में, वो भी मैंने देखा, उसका भी जिक्र मैंने उस पुस्तक के अंदर किया है कि कुछ एडिटर्स नहीं बदल पाए तो उन्होंने बाद में तकलीफें भी झेली। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि यू हैव टू बी विद द टाइम। और आज का जो दौर है, अब आप देखिए कि नॉन लीनियर एडिटिंग ने कितनी सारी चीज़ें बदली हैं। पहले जब हम बनाते थे तो एक स्ट्रक्चर बनाते थे और इतनी मेहनत होती थी उसके पीछे, तो उसकी असेंबली लाइन को जब हम बनाते थे तो एक बार अगर वो छप गया तो छप गया, अगर दोबारा उसको कहीं चेंज करना होते थे तो जनरेशन लॉस होता था। अगर आपको लीनियर एडिटिंग, अगर पुरानी ज़माने की अगर कुछ चीज़ें पता हों, बाद में तो नॉन लीनियर एडिटिंग में तो आप देखिए कि यहाँ शॉट नहीं पसंद आया, ठीक है, यहाँ पे गैप करिए, यहाँ पे उठा करके शॉट रख दीजिए, ठीक है, आप लगाइए और फिर देखिए उसको। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत फास्ट, बहुत एक्यूरेट और बहुत ही अच्छा क्रिएटिव काम हो सकता है, बशर्ते कि आपके पास वो दृष्टि हो, आपके पास वो सौंदर्य बोध हो, आपके पास वो नॉलेज हो। अगर आप ये कहेंगे कि आपके लिए बैठे बैठाए एआई ही सब कुछ कर देगा या सब चीज़ें कर देंगे, तो वो नहीं हो सकता। राज कपूर साहब पे गाना है, आपने भी सुना होगा, और मुकेश जी ने इसको गाया था प्लेबैक सिंगर के तौर पर। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। तो अगर एआई को जोकर मान लिया जाए तो शायद वो शब्द बड़े अच्छे तरीके से फिट होते हैं, जो बात आपने कही कि कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है। बिल्कुल, कुछ लाइन है उसकी आगे। दुनिया नहीं है, और शायद जमाना पुराना, इस तरीके से कहता है जोकर सारा जमाना, बिल्कुल दुनिया नहीं है। तो ब्यूटीफुल लाइंस, और आपकी जो बात है तो शायद इन लाइन के जरिए वो स्थापित भी होती है। अंतिम पड़ाव पर हैं हम हौसलों की उड़ान के इस एपिसोड को लेकर, और इतनी शानदार आपकी दास्तान, इतना शानदार सफ़र, इतना सौंदर्य बोध, इतनी आत्मीयता और सामाजिक सरोकार उसके अंदर, और साथ ही साथ जो एक भावनात्मक लगाव आपने कार्य के प्रति बताया, अपने हुनर के प्रति बताया, वो बड़ा शानदार रहा। युवाओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर पर मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, सिनेमा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज आप यहाँ से दें इस मंच से। देखिए, सिनेमा जो है, चाहे छोटी फिल्में बनाएं चाहे बड़ी फिल्में बनाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई है हमारे मास्टर्स ने, जिसका जिक्र आपने अभी किया, राज कपूर साहब। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। जिस तरह से प्रेम को उन्होंने दिखाया है, जिस तरह के गीत हमारी इंडस्ट्री ने दिए हैं, काबिल तारीफ़ हैं। मोहब्बत की बातें दुनिया करते हैं, लेकिन मुझे एक गाना बड़ा, मैं उसकी चंद लाइनें जो है मैं बताना चाहता हूँ कि दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। अब बताइए, इससे ज़बरदस्त बात या परिभाषा या डेफिनेशन प्रेम की कहाँ दी जाएगी? दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। तो कहने का अर्थ यह है कि वो खूबसूरत अल्फाज, यानी, और वो जो गीत जो लिखे गए, तो इंडस्ट्री हमारी बहुत रिच है। तो देखिए, सोचिए, समझिए, और जीवन का जो सौंदर्य है उस पर जाने की कोशिश करिए। अब गंदगी तो बहुत है नहीं भाई, मार धाड़, हिंसा और ये वो लूटपाट, दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं। उसमें अगर आप अपने आप को रखेंगे तो एक कलाकार के अंदर बहुत कुछ बदलता है। तो अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। ये कलाकार का जो हृदय होता है वो बड़ा ही संवेदनशील होता है। तो आपको बड़ी सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि
वो उसका जो हृदय इतना संवेदनशील है कि वो समाज की जो भी छोटी से छोटी चीज़ें भी उसको प्रभावित करती हैं। सहर जमा जो एक मारूफ एंकर है, जी वो भी जी, आई थी हमारे शो के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और जानता हूँ, बहुत जी, जी, अच्छे, जी, जी। बहुत अच्छे से जानता हूँ। और उनसे भी मैंने ये सवाल किया था, क्योंकि बदलता हुआ वक्त है मीडिया को लेकर, और एक थ्रेट भी है और एक बेचैनी सी भी है। जो लोग पुराने नहीं कहूँगा लेकिन तजुर्बेकार हैं, जो जिन्होंने एक ज़माना देखा, अब एआई के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश है। ऐसे में जो एक युवा पीढ़ी है, जो एथिक्स को नहीं जानती, जो मीडिया को एक्चुअली नहीं जानती है, जिनके हाथ में सिर्फ एक यूट्यूब आ गया है और मोबाइल ने उनको एडिटिंग का एक मौका दे दिया है, शूट का मौका दे दिया है, तो यूट्यूब के ज़रिए वो अपने आप को एक आर्टिस्ट के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन एक्चुअली आर्टिस्ट होना और एक एआई के ज़रिए एक आर्टिस्ट होने का दिखावा करना, या यूँ कहूँ कि मैं पाखंड करना, तो उस पे बड़े एक जो एक्चुअल आर्टिस्ट हैं वो बड़े हतोत्साहित होते हैं। तो इस चीज़ से कैसे उबरा जाएगा, कि कैसे इसको देखिए, लिया एक्चुअल जाए? आर्टिस्ट को हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण दूंगा। प्रकृति में जब किसान किसी बीज को धरती में रोपता है, उसने उसके अंदर गाड़ दिया बीज को, जी अब वो इंतज़ार करता है। वो रोज़ खोल करके बीज को नहीं देखता, खाद देता है, पानी देता है, प्रकृति अपना काम करती है, सूरज की रोशनी है, और उस गहन अंधकार के अंदर समय सीमा में वही बीज अंकुर बनता है। उसका एक समय सीमा है। आप कोई भी दुनिया का व्यक्ति उस बीज को पकड़ करके खींच करके अंकुर नहीं बना सकता उसको। अगर उसको 15 दिन लगेंगे तो लगेंगे, अगर उसको महीना लगेगा तो लगेगा, वो अपने समय पर ही निकल करके बाहर आएगा। ये बात हमारी जनरेशन को समझनी चाहिए। हमारी यंग जनरेशन बड़ी उतावली है, क्विक, बड़ी जल्दी में वो चाहती है चीज़ों को, कि भाई मैं बड़े जल्दी मैं सब कुछ कर लूँ। तो जो रियल आर्टिस्ट हैं वो इस बात को समझते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो नेचर अपना काम कर रही होती है। वो आपको गढ़ रही होती है, आपको संवार रही होती है, आपको सजा रही होती है, आपको कुछ शेप कर रही होती है, रूप आकार दे रही होती है। उसी में ही आप खलबली मचा देते हैं जी, उसको काम को होने नहीं देते। तो काम को होने नहीं देते तो वो काम अच्छा नहीं होगा, फिर वो है नहीं, वो तो अंकुरित होएगा ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे युवा हैं उनको धैर्य और सब्र रखना चाहिए, जी, क्योंकि एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जी, कि रोम एक दिन में नहीं बन के, है नहीं। और एक कहावत भी है कि भाई हथेली पे सरसों नहीं जमाई जा सकती, है नहीं, उसके लिए आपको धरती चाहिए ही चाहिए। तो राइट अप्रोच, धैर्य, सब्र और राइट टाइमिंग, उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको अपना काम करिए, अच्छे से काम करिए, और उसके बाद थोड़ा सा सब्र रखिए। और एक कहावत ये भी है कि जिनको विश्वास है, जिनको यकीन है, जिनको विश्वास है, फूल खिल जाएंगे चाहे धरती हो कितनी कठोर। हर घड़ी चलते हैं वो बिल्कुल उजाले की ओर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर घड़ी चलते हैं वो उजाले की ओर। और फूल जो है वो ऐसा नहीं कि वो पेड़ ज़बरदस्ती का कुछ होता है, वो क्या है कि जो वो अंकुरित हुआ है पौधा, यानी उसका रस है, जी, उसका जीवन है, तो वो दिख रहा है आपको। तो अगर आपको फूल की तरह से खिलना है तो उसकी जड़ें जो हैं उसको मजबूत होने दीजिए। वक्त के जरिए हाथों से बिल्कुल, तकदीर गुलिस्तां होती तभी है, वो फूल जो है कुदरत वो की खिल रहम करके। फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हौसलों की उड़ान में आने के लिए सुशील भारती जी। बहुत आपका शानदार सफ़र, बहुत कुछ आपकी अचीवमेंट और हौसलों की उड़ान उसको रिकग्नाइज करता है। और यहाँ पर आने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए और मेज़बानी देने के लिए हौसलों की उड़ान का आपका तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, बहुत अच्छी बातचीत रही और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपने दिल की बात कुछ कह पाया यहाँ पे। और मैं अपने दर्शकों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर उनको कुछ इस शो से मिल सके तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में राशिद और सुशील भारती के साथ बस इतना ही, लेकिन अगले शुमारे में वादा है कि एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त, लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप हौसलों की उड़ान को और डीडी उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। हम आपके लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। तो अपना रखें खास ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।
अरे सर, मैं